तो चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां मतगणना के लिए हिमाचल तैयार हो चुका है। हिमाचल विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। 68 सीटों के लिए 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है और कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि निर्वाचन आयोग ने तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 10,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है कल होने वाली मतगणना के लिए। तो 68 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हिमाचल विधानसभा 2022 के चुनावों के लिए मतगणना होनी है। 14वीं विधानसभा के लिए सरकार का चयन किया जाना है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर 10,000 कर्मचारियों की तैनाती और साथ ही साथ उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है। 68 सीटों के लिए 8 दिसंबर यानी कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली है। मतगणना को लेकर प्रशिक्षण भी दिया गया है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 10,000 कर्मचारी प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जा चुका है। निर्वाचन आयोग पूरे तरीके से तैयार है। अतिरिक्त जानकारी। जी हाँ जैस्मिन, देखिए जो तय प्रक्रिया रहती है मतगणना की, उस हिसाब से पूरी तैयारियां जो है कर ली गई है। चाहे वो उसमें सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हो, चाहे जो राजनीतिक दल हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, उन्हें जो है अपना जो है एक फॉर्म भर के देना होता है, वो सारी तमाम तैयारियां जो है पूरी हो गई है। कुल ये जो है 68 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। लोकेशन की बात करें तो 58 लोकेशंस पर ये 68 मतगणना केंद्र होंगे। तो यहां पर तैयारियां लगभग पूरी की गई हैं। जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। 2-2 बार यह प्रशिक्षण जो है हुआ है। कुछ और जरूरी दिशा निर्देश जो हैं आज भी जो निर्वाचन विभाग की तरफ से वो आज दिए जाएंगे। जहां तक अगर हम कर्मचारियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो वो जो तमाम जो प्रक्रिया है मतगणना केंद्र के अंदर, मतगणना केंद्र के बाहर, वो जो है वो पूरी यहां पर कर ली गई है। साथ ही निर्वाचन विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है, आवश्यकता के अनुसार जो मतगणना केंद्र है उसके भीतर जो मतगणना के लिए जो टेबल लगेंगे वो आवश्यकता के अनुसार लगाए जाएंगे। मिनिमम 8 उसमें और मैक्सिमम 14 टेबल जो है लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर निर्वाचन विभाग की तैयारी पूरी है। तमाम जो जिला के निर्वाचन अधिकारी हैं उनके साथ बैठकों का दौर भी लगभग पूरा हो चुका है। आज जो है अंतिम कुछ निर्देश जो है जारी किए जाने हैं। कल सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह जो मॉर्निंग का जो शेड्यूल रहता है वो 8 बजे से जो मतों की गिनती जो है वो शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट की जो है गिनती शुरू होगी। उसके बाद जो सर्विस वोटर्स है, सर्विस वोटर्स में जो आर्म्ड फोर्सेस में जो तैनात लोग हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिकली जो है जो पोस्टल बैलेट भेजे गए थे, उनकी गिनती होगी। उसके बाद जो है ईवीएम खुलेगी। तो यहां पर तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी धुकधुकी भी बढ़ी हुई है, जो प्रत्याशी है उनकी धुकधुकी भी बढ़ी हुई है और यहाँ पर तमाम तैयारियों को जो है लगभग पूरा कर दिया गया है। जैस्मिन, साथ ही रणबीर, जानकारियों के मुताबिक यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उन्हें ये अनुमति दी गई है कि वो पोलिंग स्टेशन के बाहर रह सकते हैं, तैनात रह सकते हैं और जैसे ईवीएम की वो सुरक्षा कर रहे थे इससे पहले हमने देखा, वैसे ही मतगणना के दौरान वो मौजूद रह सकते हैं जहां जहां काउंटिंग हो रही है। इसको लेकर कोई अपडेट? जी हाँ, देखिए जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक तय प्रक्रिया होती है कि जो मतगणना केंद्र है, जो स्ट्रांग रूम है, वहां किस किस को जो है जाने की अनुमति होगी। प्रत्याशियों के जो काउंटिंग एजेंट्स है वो वहां तक जाते हैं और उसके बाहर एक मैदान में जो है एक दायरा जो है तय किया जाता है कि उसके बाहर जो चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता है, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, चाहे अन्य लोग हों, वो वहां तक आ सकते हैं। और एक लाउड स्पीकर की व्यवस्था वहां पर की जाती है कि हर राउंड
काउंट के बाद जो अनाउंसमेंट होती है वो वहां पर सुन सकते हैं। लेकिन मतगणना केंद्र के भीतर जो है वो किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसको ले जाने की अनुमति नहीं है। और राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं वो चाहे तो वो काउंटिंग सेंटर के बाहर जा सकते हैं, लेकिन अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले जानकारी दी कि जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी है उसका काउंटिंग एजेंट हो, चाहे राजनीतिक दल का प्रत्याशी है उसके काउंटिंग एजेंट से उन्हें अंदर जो है जाने की अनुमति दी जाती है। जी ठीक है। और इसी बीच हमारे सहयोगी सतीश भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सतीश, कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर? बिल्कुल जैस्मीन, बता दूं कि मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां सिरमौर जिला में पूरी कर ली गई है। और सिरमौर जिला की विस्तार से मैं जानकारी दूं तो सिरमौर जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र और 5 विधानसभा क्षेत्र के जो विधानसभा मुख्यालय वहां पर मतों की गणना की जानी है। करीब 400 कर्मचारी तैनात किए गए मतगणना के मद्देनजर। वहीं अलग से सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 700 जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है, जिसमें 150 के करीब जवान जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के यहाँ पर जो रहने वाले कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और तमाम जगहों पर आज जो है तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जाएगा। पूर्ण रूप से जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह तैयार है मतगणना को लेकर। ठीक सुबह 8 बजे मतगणना प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये कहा गया, ये निर्देश दिए गए हैं कर्मचारियों को कि सुबह 7 बजे से पहले सभी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी मतगणना केंद्रों पर लगी है वो समय पर पहुंचे। जी, साथ ही सतीश, क्योंकि 8 बजे मतगणना शुरू होनी है और उससे पहले प्रोसेस होता है रैंडमाइजेशन का, तो उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से वहां पर पूरी की गई हैं और कितने मतगणना केंद्र सिरमौर जिले में मौजूद हैं इस वक्त? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिरमौर जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक मतगणना केंद्र जो है वो अब बनाया गया है। तो 5 जगहों पर गणना सिरमौर जिला में की जानी है। और इससे पहले जो प्रशिक्षण की अगर बात करें तो कर्मचारियों को पहले ही जो है वो ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि किस तरीके से मतगणना की प्रक्रिया को अंजाम यहाँ पर जो वो दिया जाएगा। 400 के करीब कर्मचारियों की तैनाती यहाँ पर की गई है और तमाम तैयारियां पूरी है ताकि किसी और इसी बीच हमारे सहयोगी कीर्ति कौशल भी सोलन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि शिमला और सिरमौर की तो तैयारियां हमने जान ली, सोलन में किस तरीके से तैयारियां नजर आ रही हैं? कल सुबह मतगणना शुरू हो जाएगी, उसको लेकर। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर 5 विधानसभा क्षेत्र जो सोलन में पड़ते हैं और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो 3 है अति संवेदनशील इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक नालागढ़ है, दून है और एक करकी है। तो तीनों में जो चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो की गई है। पुलिस को जगह जगह तैनात कर दिया गया है। अभी से जो 3 लेयर जो सिक्योरिटी है वो तो पहले ही ईवीएम मशीन की चल रही थी। उसके अलावा जो पूरे क्षेत्र है उसमें भी जो पुलिस को है जगह जगह तैनात किया जा रहा है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया है कि किसी तरह की जो अप्रिय घटना है वो यहाँ पर ना हो। इसके अलावा जो सोलन है और कसौली है ये शांत बताए जा रहे हैं और यहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। जो कसौली और सोलन की जो काउंटिंग है वो सोलन में ही आयोजित होनी है, लेकिन जो स्थान है वो अलग अलग है। एक पीजी कॉलेज में आयोजित की जानी है तो एक नगर निगम सोलन में आयोजित की जानी है। तो वहां पे भी जो सुरक्षा की व्यवस्था है कल से ही बढ़ा दी गई थी और पूरे जो टेबल्स वगैरह है वो सजाने शुरू कर दी है और उनकी तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर जो अंदर काउंटिंग में जाने हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी अलग से दी जा रही है। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस से अपने जो स्तर के ऊपर जो अपने कार्यकर्ता थे उनको भी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ कल ऑनलाइन दी है और पूरे हिमाचल से उसमें जो लोग हैं उनको जोड़ा गया था, उनके कार्यकर्ताओं को, तो उनको भी बताया गया है कि अंदर आपने जाना है तो किस तरह से आपने सावधानी रखनी है ताकि कोई मैनिपुलेशन कोई भी पार्टी ना कर सके। तो इस तरह की जो पूरी जो जानकारी है वो चलकर आ रही है और सभी को इंतजार है कि कल जैसे ही बैलेट पेपर्स सबसे पहले खुलेंगे और उसके बाद में काउंटिंग जो है वो आरंभ हो जाएगी। करीबन 8 बजे के करीब जो नगर निगम में है और पीजी कॉलेज में है और पूरे जो जहाँ पर मतगणना होनी है
तो वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। जी साथ ही आपको ये बता दें कि कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किस तरीके से वहां पर चुनाव आयोग ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है, इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं रणबीर हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। रणबीर, क्योंकि मतगणना शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे और ये कहा जा सकता है कि इसी के साथ तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें भी आज से बढ़ना शुरू हो गई हैं। अगर राजधानी शिमला की हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और कितने मतगणना केंद्र शिमला जिले में रहेंगे मौजूद, और क्योंकि शिमला गढ़ है और कांग्रेस का गढ़ भी शिमला लंबे समय से रहा है, तो ऐसे में जो एग्जिट पोल आए हैं वहां पर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। तो कहीं ना कहीं ये बयानबाजी का दौर भी अब देखने को मिल रहा है। तो शिमला में इस वक्त किस तरीके की तस्वीर बनी है, क्योंकि सरकार कहीं भी बने असल जो गढ़ रहता है वो शिमला ही रहता है, सरकार काम शिमला से ही करती है। जी हाँ, देखिए सबसे पहले अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें, एग्जिट पोल में भले ही भाजपा को जो बढ़त है अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग चैनल से दिखाई है, लेकिन अगर हम भाजपा की बॉडी लैंग्वेज देखें उतना ज्यादा उत्साहित नहीं है वो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक जो है वैज्ञानिक आधार पर किए गया सर्वे है, लेकिन धुकधुकी जो है बनी हुई है। असली किस्मत का पता जो है कल ही चलेगा। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस में निराशा तो जरूर है, ये देखी जा रही है, लेकिन वो ये दावा भी लगातार ये किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये जो एग्जिट पोल है वो कल यानी 8 दिसंबर के दोपहर तक ये एग्जिट हो जाएंगे। तो उम्मीद यहां पर बंधी है। जहां तक कांग्रेस की गढ़ की बात करें, जाहिर सी बात है शिमला जो है अब तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा हुआ है, चाहे 2017 के चुनावों के परिणाम हम देखें, उससे पहले के परिणाम देखें। इस बार क्या होगा ये तो खैर कल ही पता चलेगा। यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 विधानसभा क्षेत्रों में जो है मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ शिमला में जो है, शिमला शहर की अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र की जो है यहाँ पर मतगणना होंगी, जिनमें जो कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र है उसकी जो मतगणना के लिए जो छोटा शिमला सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर होगी। जो शिमला शहरी का जो मतगणना केंद्र बनाया गया वो पोर्टमोर स्कूल है, जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और जो शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है जो संजौली कॉलेज में, उसका जो है मतगणना केंद्र बनाया गया है। बाकी चौपाल की बात करें, ठियोग की बात करें, जुब्बल कोटखाई की बात करें, रामपुर और रोडू की बात करें, तो वहां पर भी जो है मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। और यहां पर अगर हम बात करें कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो टेबल्स हैं, ये जो जानकारी जो है जिला निर्वाचन की अधिकारी की तरफ से आई है कि 89 टेबल जो है यहां पर लगाए गए हैं। जो मतगणना में जो सीधे तौर पर जो अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे उनकी संख्या 350 है, और उसके अलावा बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था, चाहे वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के जो कर्मचारी है, जो यानी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर ली गई है। सतीश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अगर शिमला को देखें, सोलन को देखें और सिरमौर को देखें, ये तीनों वो जिले हैं जहां पर कांग्रेस का दबदबा शुरू से रहा है। कुछ गिनी चुनी सीटें भाजपा ने हथियाई जरूर हैं, लेकिन दबदबा एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का ही वहां पर माना जाता है। तो इस वक्त सिरमौर में किस तरीके की तस्वीर बदलती हुई आप देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि गुटबाजी है, फिर नेतृत्व उनका मजबूत नहीं है, तो ऐसे में क्या आज की डेट में भी सिरमौर में कांग्रेस पार्टी का वही वर्चस्व देखने को मिल रहा है जो साल 2017 या 12 के चुनावों में देखने को मिलता था? सतीश, देखिए जैस्मिन, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सिरमौर जिला कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, और ऐसा भी समय था जब कांग्रेस को यहाँ से 5 सीटें जो मिलती थी। बात हम विधानसभा चुनाव 2012-2017 की करें तो लगातार अब भाजपा भी सिरमौर जिला में कहीं ना कहीं सेंधमारी करती नजर आ रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें भाजपा को मिली थी, और इस बार भाजपा दावा कर रही कि 5 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज करने वाली है। मौजूदा स्थिति की अगर मैं बात करूं तो भाजपा के जितने भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतरे हुए हैं, बात चाहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल की करे, सुखराम चौधरी की करे जो कि ऊर्जा मंत्री हिमाचल सरकार में है, उन सभी को बड़ी चुनौती यहाँ पर इस बार मिल रही है। कड़ी टक्कर यहाँ पर जो है वो रहने वाली। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के दावे भाजपा द्वारा इस बार किए जा रहे हैं, भाजपा की राह बिल्कुल भी आसान सिरमौर जिला के भीतर नहीं है। हालांकि 1-2 सीट ऐसी है जहाँ कांग्रेस की स्थिति भी कमजोर है। इसमें पच्छाद विधानसभा सीट की मैं बात करूँ
तो ये कांग्रेस की सीट लगभग तय मानी जा रही थी, कांग्रेस ये सीट जीतेंगी। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर ने जिस तरीके से बगावत यहाँ पर की है और त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर कर दिया, यानी कि अगर सिरमौर में भाजपा लीड लेती है और सिरमौर में भाजपा ज्यादा सीटें जीत कर आती है तो वो इसलिए नहीं कि भाजपा मजबूत है, बल्कि एक कारण उसके पीछे ये होगा कि कांग्रेस वहां पर कमजोर है, इसलिए भाजपा लीड वहां पर ले पाई है। कीर्ति हमारे साथ सोलन से जुड़े हुए हैं। कीर्ति, 9 बार से मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह, क्योंकि शिमला से ताल्लुक रखते हैं और शिमला एक जाना माना गढ़ रहा है कांग्रेस का। इसका इफेक्ट सोलन जिले पे भी हम देखते आए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में सोलन की क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? चलिए, कीर्ति से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन रणबीर, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, क्योंकि शिमला से इमीडिएट लगता हुआ जिला सोलन है, तो सोलन में इस बार कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा है? जी हाँ, देखिए सोलन में देखिए सबसे बड़ा मुकाबला तो वही है कि एक तो कसौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें, वहां से जो कैबिनेट मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, जिनकी परीक्षा कोरोना के समय में बहुत हुई है, तो इस बार भी वो मैदान में वहां उस सीट पर जो है जो जीत का अंतर है बहुत कम रहता है, सैकड़ों में रहता है, तो कई बार जो है 100 से कम भी रहा हुआ, ऐसा हमने देखा है। और सोलन शहर की अगर हम बात करें, सोलन सदर सीट की बात करेंगे, तो वहां पर ससुर दामाद इस बार भी जो है मैदान में सबसे वयोवृद्ध नेता जो कांग्रेस के धनीराम शांडिल है, वो जो है वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की तरफ से जो है उनके रिश्तेदारी में जो आते हैं, रिश्ते में उनके जवाई लगते हैं धनीराम शांडिल के, तो उनके बीच मुकाबला है। हाँ, अगर हम बात करें अर्की, देखिए 2017 का चुनाव अगर हम देखें तो वीरभद्र सिंह वहां पर जो है वो मैदान में उतरे थे। उन्होंने शिमला ग्रामीण की सीट जो है अपने बेटे के लिए खाली की थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, दून की बात करें, नालागढ़ की बात करें, नालागढ़ में हालांकि जो विधायक थे कांग्रेस के ही जीत कर आए थे, लखविंदर सिंह राणा कांग्रेस के टिकट पर आए थे, लेकिन उन्होंने चुनावों से ठीक पहले जो है पाला बदल दिया और वो भाजपा में शामिल हो गए थे। अब वहां पर देखना होगा कि कितनी टक्कर वहां से देखने को मिलेगी। लेकिन सोलन जिले की अगर हम बात करें तो टक्कर जो है सभी सीटों पर जबरदस्त नजर आ रही है। हालांकि अर्की सीट पर जहां से वीरभद्र सिंह रहे हैं, उन्हीं के खास समर्थक माने जाते हैं राजेंद्र ठाकुर, वो मैदान में है, तो वो भी ये माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर वो जो है कांग्रेस को भी दे रहे हैं, भाजपा को भी दे रहे हैं। वहां पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय ये माना जा रहा है। हालांकि अब तो समय ज्यादा बचा नहीं है, 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब शुरुआती रुझान जो है निकल कर आना शुरू हो जाएंगे। ये अगर हम बात करें पूरा शिमला पार्लियामेंट्री की, अगर हम बात करें रामपुर से लेकर अगर हम जो पोंटा साहिब तक बात करें, ये 3 जिले इस पर आते हैं, शिमला, कांग्रेस, माफ कीजिएगा, शिमला, सोलन और सिरमौर। और इसको अगर हम देखें आज तक के जो चुनावी इतिहास में, अगर कांग्रेस की सरकार कहीं बनती है, कांगड़ा से रास्ता बेशक जरूर निकलता है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री हलका है, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, ये जो है ये तय करता है, ये एज जाता है कांग्रेस को, अगर कांग्रेस यहां से जो है बढ़त बनाती है। और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट शिमला में भी ये देखा जा सकता है कि जो 8 विधानसभा क्षेत्र है, उनमें से अधिकतर जो है शिमला शहरी और ग्रामीण जाते हुए मैं आपसे ये सवाल करूंगी, क्योंकि हम सोलन की बात करें, शिमला और सिरमौर, ये जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, यहां से एज मिलता है कांग्रेस को। लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति की अगर हम बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, जिस तरीके से कांग्रेस ने कैंपेन किया है, वीरभद्र सिंह इस बार मैदान में नहीं है, उनकी कमी खली है, उनका ना होना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक रहा है, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैंपेन भले ही कांग्रेस पार्टी ने चलाया, लेकिन हमने देखा कि एक इंडिविजुअल तरीके से कैंपेनिंग की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जबकि भाजपा की तरफ से एज अ यूनिट हमने देखा कि कैंपेनिंग हुई है। तो क्या इस चीज का फर्क भी पड़ेगा, जो एक एज जो स्थापित था कि ये एज कांग्रेस पार्टी को ही जाएगा, तो क्या वो एज इस बार के चुनावों में भी बरकरार रहेगा? रणबीर, देखिए एज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को जो एज इस वक्त ये मिल रहा है, देखिए अगर हम सीधे तौर पर देखें, कांग्रेस की लड़ाई जो है थोड़ी सी अगर हम देखें आसान भाजपा ने इसलिए कर दी है कि जो टिकट आवंटन हुआ है बहुत सारी जगहों पर जो नए चेहरे उतारे गए हैं,
उसने जो है थोड़ा सा एज कांग्रेस को जरूर दिया है। और एक और जो दूसरे एज की अगर हम बात करें, ये जो है सेब बाहुल इलाका है, हाँ। किसानी बागवानी के साथ जो है सीधे तौर पर जो है लोग जुड़े हुए हैं। और इन तीनों जिलों की अगर हम बात करें, वहां जो कर्मचारी वोट फैक्टर जो है वो भी काफी काम करता है। तो ओपीएस एक मुद्दा यहां पर है। तो ये 3-4 फैक्टर है जो कांग्रेस को लाभ यहां पर दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ये कह रही है कि जो हमने परंपरा तय की थी कि सदा से जो है एक ही चेहरा रहेगा, उसको जो है बदल दिया जाएगा। चाहे कि रामपुर सीट पर अगर हम देखें तो बिल्कुल युवा को जो है एबीवीपी से निकले हुए कौल सिंह नेगी को जो है मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस का गढ़ है वहां पर। और रोडू से जो है शशिवाला को टिकट दिया गया है, लेकिन ठियोग में जो है बदलाव किया गया है। अजय श्याम जो संघ परिवार से आते हैं, उन्हें जो है टिकट वहां पर दिया गया। हालांकि यहाँ ये माना जा रहा है कि वहां पर जो दोनों दलों के जो बागी है, चाहे वो इंदु वर्मा है, भले ही वो कांग्रेस में शामिल हुई थी, माना यह जाता है कि वो जो है अगर कोई ये नतीजा उनके पक्ष में आता है तो भाजपा की तरफ वो ज्यादा झुकाव होगा। लेकिन ठियोग में ही जो कांग्रेस के बागी है विजयपाल सिंह घाची, वो भी मैदान में उतरे हैं। तो कुल मिलाकर जो कांटे की टक्कर जो हमें देखने को मिलेगी, चौपाल की अगर हम बात करें, चौपाल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के ही बागी हैं। 2 बार पूर्व में विधायक रहे हैं डॉक्टर सुभाष मंगलेट, वो भी मैदान में उतरे हैं। रजनीश कीमटा जो है पहली बार कांग्रेस ने जो है उन्हें मैदान में उतारा है। कांग्रेस उन्हें आजमा रही कि कैसे प्रत्याशी रहेंगे। लेकिन सभी सीटों को अगर हम देखें इस लोकसभा क्षेत्र में है तो मुकाबला जो है कांटे का जरूर है। कांग्रेस को थोड़ा सा गढ़ की वजह से और जो मुद्दे मैंने गिनवाए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा एज जरूर यहां पर कांग्रेस को दिख रहा है। लेकिन ये सारी फिलहाल अभी बातें हैं। और क्योंकि अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, हम और आप चाहे कितनी ही डिस्कशन कर लें, डिबेट कर लें, लेकिन जनादेश जो है वो ईवीएम में कैद है, जिसकी मतगणना सुबह 8 बजे से 8 दिसंबर को शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ये जो तमाम दावे हैं, ये तमाम आंकलन है, ये स्पष्ट होते हुए नजर आ जाएंगे। रणबीर और सतीश और कीर्ति, बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारियों के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हिमाचल प्रदेश में बन रही नई सरकार से उपेक्षा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि वह विभिन्न मुद्दों के ऊपर अमली जामा पहनाएगी। पहला मुद्दा, स्वास्थ्य व शिक्षा को मुफ्त करना, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर बच्चा हिमाचल प्रदेश का पूर्णतः मुफ्त शिक्षा पाए। 15 साल पुराने जो व्हीकल ट्रक बंद हो रहे हैं, उन जो उस कारोबार से जुड़े हुए ऑपरेटर हैं, उनको 50% रिबेट के ऊपर नए ट्रक को उपलब्ध कराना। मेरा आने वाली सरकार से ये विनम्र आग्रह रहेगा कि वो शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, खासकर जो सरकारी स्कूल हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि गरीब से गरीब आदमियों के, गरीब से गरीब परिवारों के बच्चे जो हैं वो सरकारी ही स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर जो अध्यापकों की कमी है उसको पूर्ण करें।
मुद्दा जो है वो बेरोजगारी को लेकर के है। हम युवा पीढ़ी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हमें कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में हमें जॉब्स मिलेगी। इसी वजह से हमारी जो पढ़ाई है वो अधूरी छोड़ करके अन्य राज्यों की तरफ पलायन करना पड़ता है, रुख करना पड़ता है, वहाँ पे जॉब्स करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में इतनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल करवा दे कि जो यहाँ का स्टूडेंट है, यहाँ का युवा है, वो बाहर ना जा करके यहीं हिमाचल में रह करके ही जॉब करे। तो मेरा सरकार से अनुरोध या मेरी सरकार से एक्सपेक्टेशन यही है कि एक तो व्यापारियों के लिए ज़रूर कोई ना कोई पॉलिसी फॉर्म की जाए। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज़रूर है, पर यहाँ पे व्यापारी भी बहुत हैं जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनके टैक्सेस से डेवलपमेंट के काम आगे इनिशिएट किए जाते हैं। तो व्यापारियों के लिए कंक्रीट पॉलिसी फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर कोई डेवलपमेंट का काम किया जाता है तो लोगों को हरास न किया जाए, उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको ज़रूर सुना जाए, उन्हें पूरा किया जाए। हिमाचल की नई सरकार से क्या है आपकी उम्मीदें, किन एजेंडों पर करने चाहिए आने वाली सरकार को काम, ये आपने सुना। हमारी खास पेशकश